हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो है अपना पेपर जो है खत्म करने हैं। पेपर खत्म करने अभी स्टार्ट ही कहाँ हुए सर। हाँ, तो हमें पेपर के लिए सिलेबस को खत्म करना है, पेपर आने ही वाले हैं। तो बात कर लेते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है हमारा माइक्रोबायोलॉजी में हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं, जिसमें लाइकेन के ऊपर आपको वीडियो आ चुकी है और कई आनी रह गई है। तो आज हम जो है टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में करने जा रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये भी माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिनकी स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आज जब हम शुरू करेंगे ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल में पहुंचने से पहले भी हम एक सेल टॉपिक को भी समझ लेते हैं कि आखिरकार सेल क्या होता है। मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मेरा नाम सूरज है और मैं जो है बीएससी, एमएससी और नीट की क्लासेस पढ़ाता हूं। तो आपको जो है काफी मजा आता होगा मुझसे पढ़ने के बाद। तो बात कर लेते हैं हम सेल के बारे में। तो सेल क्या होता है, देखो आप ये चीज सुनते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, पर उससे पहले आखिरकार ये समझो तो सेल क्या है। देखो, जो लाइफ का इवॉल्व हुआ, यानी लाइफ जो सबसे पहले आई वो कहां आई, तो लाइफ आई थी सर वाटर में आई थी। यानी चारों तरफ क्या होगा, पानी होगा, मतलब लाइफ कहां आ रही है, वाटर में आ रही है। अब ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो क्या कहते हैं, आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से सेपरेट कर सके। मान लो इस वाटर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन और हो जो कि ये कहते हैं केमिकल रिएक्शन बाहर की केमिकल रिएक्शन से और अंदर की केमिकल रिएक्शन से अलग हो। मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि सेपरेट करे आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से। यानी कि मुझे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन करानी है वाटर के अंदर ही, पर बाहर की केमिकल रिएक्शन अलग होनी चाहिए अंदर की। तो मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हो सके, बट वो बाहर के कंपैरिजन में अंदर अलग हो। तो हमें क्या चाहिए ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि सेपरेट करे। तो वो स्ट्रक्चर कहलाया सेल। तो सेल क्या था, सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से अलग करता है, यानी एक हिसाब से बाउंड्री का काम करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल क्या है, तो सेल आप लिखोगे सेपरेट आउटर एंड इनर इन्वायरमेंट वॉल और मेम्ब्रेन ऑफ चैम्बर, जो कि बना किससे होगा, मेड अप ऑफ लिपिड। और लिपिड में भी कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। अब सर ये जो चैम्बर बना, या फिर ऐसा एक चैम्बर बना जो कि आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रहा है, तो हमने उसकी जो मेम्ब्रेन बनाई या वो चैम्बर बनाया, लिपिड का क्यों बनाया। देखो होता क्या है ना, जो वाटर होता है वो इनसॉल्युबल होता है ऑयल में, या ऑयल इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ये आपको समझ में आ रहा है। आप क्या करोगे, एक तेल की बूंद लोगे, पानी में डालोगे, तो देखना वो तेल जो है ना पानी के ऊपर तैरेगा, और भी तेल डालोगे तो क्या करोगे, पानी इससे सेपरेट रहेगा। तो लिपिड जो होता है ना वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अगर मेम्ब्रेन जो हमारी वॉल है वो लिपिड की बनी होगी तो वो वाटर में जो है सॉल्युबल नहीं होगी। तो यानी कि जो क्या कहते हैं, एक हिसाब से एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो हमने फॉस्फोलिपिड लिया, लिपिड में भी जो इसका काम क्या होता है, ये करता है रिपेल वाटर, यानी वाटर को क्या करने का काम करता है, रिपेल करता है। तो रिपेल की स्पेलिंग सही है, हाँ नहीं यार थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी जो है अलग ही है, तो रिपेल वाटर करता है, ठीक हो गया। यानी कि आपको ये पता चल गया कि सेल क्या होता है। सेल जो होता है वो सेपरेट करता है आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट वॉल ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ चैम्बर मेड अप ऑफ लिपिड, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड, जो जिसका काम होता है वाटर को रिपेल करना। यहां तक हमको समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो अब इसमें भी जो सेल होती है ना वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। सर अब इसके बारे में कुछ बताओ। देखो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिफरेंस तो हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी हम समझ लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, क्योंकि यहां से हम चलते हुए चलेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको अंतर डायरेक्ट करा सकता हूं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में
और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सेल की, या सेल की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें लिखा है स्ट्रक्चरली टू बेसिक टाइप ऑफ सेल दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आर प्रेजेंट अमंग द सेलुलर लिविंग वर्ल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड एज द स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब कह रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, उनके सेल के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। फिर आपसे क्या कह रहा है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स आर ए सेलुलर। अब ये ए सेलुलर क्या होता है, जो विदाउट सेल हो या बिना सेल के हो, जिसे नॉन सेलुलर भी कहते हैं। देखो सेल थ्योरी ने क्या बोला था, सेल थ्योरी ने बोला था कि ऑल द मटेरियल या जो भी चीजें हैं वो मेड अप ऑफ सेल होंगी या सेल मेम्ब्रेन, सेल के पार्ट्स होंगी, उसकी बनी होगी। पर जो ये वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स जो आते हैं ना, ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के, क्योंकि उसने ये बोला था कि जो भी चीजें हैं वो या तो सेल हैं या सेल के प्रोडक्ट हैं। बट वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स ये क्या है, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, क्योंकि ये ए सेलुलर है या नॉन सेलुलर है। ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो नहीं कर सकते जब तक इनको क्या ना मिल जाए, कोई होस्ट ना मिल जाए। अगर आपसे वायरस की ग्रोथ पूछी जाए तो वायरस क्या ऐसे इंडिपेंडेंटली ग्रोथ कर सकता है? नहीं। वायरस को जो है अपनी मैकेनिज्म यानी अपनी जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक होस्ट की सेलुलर मशीनरी को हाईजैक करना होगा। अगर वो मशीन को हाईजैक कर पाएगा तो अपने कॉपी कर पाएगा, नंबर को बढ़ पाएगा। तो ये क्या होते हैं, ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Unlike cellular organism, they cannot grow, multiply outside the living host. In cellular organism, the cell is capable of functioning self-contained and separated the surrounding by the membrane serve as limiting boundary. मैंने आपको बताया था जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, एक बाउंड्री होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटर और इनर एनवायरनमेंट को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं क्या, सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोथ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से आते हैं, एक तो आएंगे हमारे बैक्टीरिया और हमारे आएंगे आर्किया, ठीक है, एज वेल एज यूकैरियोट्स, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ। जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है वो यूकैरियोट्स हैं। द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स शेयर कॉमन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दे सेल। तो हम बात कर लेते हैं ऑल सेल हैव एसेंशियल फॉलोइंग कंपोनेंट। अब किसी भी सेल में क्या होना चाहिए, जो असेंशियल फॉलोइंग कंपोनेंट्स होने चाहिए वो कौन से हैं, चाहे हम प्रोकैरियोटिक की बात करें या यूकैरियोटिक की बात करें। तो अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया ये मैंने बुक से भी पढ़ दिया ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए कि हम जो है किसी अच्छी बुक से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो है मैं कुछ भी पढ़ा दे रहा हूं। तो पहले जो पढ़ा दिया उसकी एक बार समरी देखो। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेल की जरूरत क्यों पड़ी। सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो क्या कहते हैं, आउटर इन्वायरमेंट में चल रही रिएक्शन को इनर इन्वायरमेंट में चलने वाली रिएक्शन से सेपरेट कर सके। इसको जो है एक मेम्ब्रेन का बनाया गया या चैम्बर बनाया गया जो कि लिपिड का बना था। लिपिड में भी कौन सा लिपिड था, फॉस्फोलिपिड था। फॉस्फोलिपिड की प्रॉपर्टी क्या है, ये रिपेल करता है वाटर को। अब हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो उनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बेस पे हमें ये पता चला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो कि नॉन सेल हो या बिना सेल के हो, तो इनको नॉन सेलुलर भी कहते हैं। अब ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह इंडिपेंडेंटली जो है अपने को बढ़ा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इनको जो है एक सेलुलर मशीनरी हाईजैक करनी होगी जिससे ये अपने नंबर को बढ़ा सके। बात करें हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने को इंडिपेंडेंटली ग्रोथ कर सकते हैं। अब किसी भी सेल में क्या इसेंशियल कंपोनेंट होने चाहिए उसको हम नोट करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लो। अब बात करें हम किसी भी सेल की, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, तो कह रहा है ऑल सेल्स हैव द फॉलोइंग एसेंशियल कंपोनेंट्स। यानी किसी भी जो सेल्स की बात करें, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसके पास क्या है, जो इसेंशियल कंपोनेंट होने चाहिए वो इस प्रकार है। पहला जो आपसे कह रहा है डीएनए एज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर रेप्लिकेशन, मतलब कि डीएनए उसके पास क्या होना चाहिए, एक जेनेटिक मटीरियल होना चाहिए। यानी कि आप बात करें तो जेनेटिक मटीरियल होता है यानी जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे क्या करता है, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के लिए। क्या बात कर रहे हो सर, कतई हिंदी में बोल दिया आपने। आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के लिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के लिए जो इंफॉर्मेशन जिसके माध्यम से जाती है वो होना चाहिए, इसीलिए डीएनए एज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर रेप्लिकेशन।
बात करें आरएनए काय के लिए होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए साथ में प्रोटीन भी चाहिए, तो प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए। एंजाइम एज कैटालाइसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर एंजाइम ही नहीं होंगे तो रिएक्शन कैसे कैटालाइज होगी। अगर आप बात करें कुछ रिएक्शंस की, तो कुछ रिएक्शन इतने धीरे चलती हैं कि अगर उनको कराने बैठ जाएं तो उससे क्या हो सकता है, सालों बीत सकते हैं पर वो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। अगर उसमें एंजाइम्स हो तो वो एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और जो है कैटालिसिस करके जो उसकी कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, एंजाइम रिएक्शन में कैटालाइज काम करते हैं, इसीलिए एंजाइम होने चाहिए कैटालिसिस के लिए। ए मेम्ब्रेन टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, मैंने आपको बताया था एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जो चैम्बर होना चाहिए वो क्या करे, आउटर और इनर एनवायरनमेंट को सेपरेट करे, यानी कि वो मेंटेन करे इंटरनल एनवायरनमेंट को या इंटरनल रिएक्शन को, किसके कंपैरिजन में, आउटर एनवायरनमेंट या आउटर रिएक्शन के। फिर कह रहा है साइटोप्लाज्म एज अ सॉल्वेंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी साइटोप्लाज्म होना चाहिए किसकी तरह, सॉल्वेंट या क्या कहते हैं, या जिसमें कोई भी चीज घुली रहती है उसकी तरह होना चाहिए, जिससे वो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड कर सके। बात कर रहा है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर केमिकली सिमिलर, जो प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स हैं वो केमिकली तो सिमिलर है, यानी उनका केमिकल कॉम्पोजिशन देखा जाए तो वो सेम है, सिमिलर इन सेंस दैट दे बोथ कंटेन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उनके अंदर क्या होता है, कंटेन मतलब रखते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होता है, लिपिड्स होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है। दे यूज द सेम काइंड ऑफ रिएक्शंस टू मेटाबोलाइज फूड, बिल्ड प्रोटीन्स एंड स्टोर एनर्जी, यानी कि वो क्या करते हैं, यूज करते हैं सेम काइंड ऑफ रिएक्शन किसके लिए, मेटाबोलाइज यानी खाने को पचाने के लिए, बिल्ड प्रोटीन्स एंड स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, सेल के बारे में समझा, नेक्स्ट और क्या समझा, रिक्वायरमेंट ऑफ सेल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आ जाएंगे, यानी बैक्टीरियल सेल के बारे में आएंगे। तब तक आप इसको नोट करो और अपने नोट्स जो है हैंड रिटन जो बनाओ, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं के डिपेंडेंट हो जाओ, साथ में आप बुक भी पढ़ो, जिससे आपको बहुत मजा आएगा। तो मेरे लेक्चरों के माध्यम से आपको मजा आ ही रहा होगा। तो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का इसी प्रकार से सपोर्ट करने के लिए, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।